हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास की प्रैक्टिस में आज हम 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको टोटल 150 क्वेश्चन बाल विकास के पेपर 1 के करवाऊंगा, फिर पेपर 2 के करवाऊंगा और उसके बाद और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। 2-3 दिन में ही सब हो जाएगा आपसे। आज पूरे दिन में मैं बाल विकास के ही क्वेश्चन को ख़त्म करवाने वाला हूँ। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था 30 क्वेश्चन का, उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको मैं रीअपलोड बाद में कर दूँगा। अभी आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी आप समझ पाएंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक ... के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों सही होगा ये? देखिए, पहला ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि आखिरी ऑप्शन देखिए, उच्च अपेक्षा आप बच्चों से रख नहीं सकते। उच्च अपेक्षा एक गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा तो हम बच्चों को टीचर से प्रेफरेंस देंगे और पॉजिटिव स्टेटमेंट को, धनात्मक वर्डों को नेगेटिव स्टेटमेंट से प्रेफरेंस देने वाले हैं। किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखना ये भी गलत है। अगर बच्चों से आप अपेक्षाएं ही नहीं रखेंगे तो वो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसीलिए आप उनसे अगर एक ही जैसी अपेक्षा रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी भी इसी तरह से गलत होगा। इसी तरह से मैं आपको हर क्वेश्चन समझाता जाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि पेपर में क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन 2, विकास शुरू होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो सही आंसर क्या होगा? प्रसव पूर्वावस्था। विकास जन्म से पहले, प्रसव से पहले ही शुरू हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच लीजिए क्या क्वेश्चन है और कैसे आंसर आएगा। चलिए, इसका आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि। क्यों? देखो, भाषिक बुद्धि होती है भाषा से संबंधित, स्थानिक बुद्धि होती है भूगोल से संबंधित। कि मुझे, अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं कि वो पहले 4 मीटर उत्तर में गया, फिर मुड़ गया, फिर 5 मीटर दक्षिण में गया, स्थानिक बुद्धि उससे संबंधित होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि ऑब्वियसली अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित से संबंधित होती है। तो केवल एक प्राकृतिक बुद्धि ही बची जो पेड़ पौधों को पहचानने में आएगी काम, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा होते हैं। इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। अगला, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। कुछ कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन ... के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर। दूसरा, बुद्धि के वितरण पर। तीसरा, बुद्धि की वृद्धि पर। चौथा, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि के वितरण पर। देखिए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं का मतलब ये होगा कि एक अंदाजा लगाया जाता है कि यूरोप के लोग आर्ट के मामले में हमसे पहले ज़्यादा सही थे, उससे पहले हम आर्ट के मामले में ज़्यादा सही थे। ये जो जातीय विभिन्नताएं होंगी ये वहाँ से आएंगी। बुद्धि की वृद्धि का औसत, प्रतिभा संपन्न, इनसे कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध होता है कि बच्चे की बुद्धि किस गति से आगे बढ़ रही है। तुम 5 साल की उम्र में कितने बुद्धिमान थे, तुम 10 साल की उम्र में कितने बुद्धिमान हो। बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक लिख दिया है। लैंगिक का अर्थ होता है कि लड़का लड़की में अंतर। तो केवल बी ऑप्शन बचता है जो ये बताता है कि बुद्धि का ग्राफ ऐसा होता है। जनरली कम बुद्धि में ज़्यादा लोग आते हैं और अधिक बुद्धि में बहुत छोटी संख्या आती है। इस तरह से जो ग्राफ बनेगा यह बुद्धि के वितरण के सिद्धांत के आधारित होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम में
अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? ऑप्शन ए गहन प्रतियोगिता होती है, ऑप्शन बी उच्च नैतिक विकास होता है, ऑप्शन सी समूहों में द्वंद्व होता है और ऑप्शन डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। एक बात यहाँ दिमाग में रखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना। अगर आपको दो में कन्फ्यूजन है तो उनमें सबसे उचित क्या है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगेन, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, ठीक है। कैसे होगा? देखो, सहयोगी अधिगम में सहायता करनी है। दूसरी बात, अधिक उम्र के विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं, इससे प्रतियोगिता तो हो नहीं रही है। समूहों में द्वंद्व भी नहीं हो रहा। द्वंद्व में तो एक दूसरे को मदद ना करने का कार्य होता है, एक दूसरे को उंगली करने का कार्य होता है, एक दूसरे को परेशान करने का कार्य होता है। ये दो तो गलत हो गए। बी और डी में अब आप कह सकते हैं कि दोनों बात सही है। उच्च नैतिक विकास भी हो रहा है, एक दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हारी नैतिकता बढ़ेगी, और उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान भी विकसित हो रहा है। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, नैतिक विकास का इससे संबंध इसलिए नहीं होगा कि मदद का संबंध नैतिकता से नहीं होगा। नैतिकता का अर्थ सहयोगी अधिगम में अगर देखोगे तो नैतिकता का अर्थ होता है कि हम किसी को परेशान ना करें या हम किसी को परेशान करने, जो परेशान कर रहा हो उसे रोकें। नैतिकता विकास में आप ब्रॉड अर्थ नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सहयोगी अधिगम भी दिया हुआ है और एक प्रॉपर तरीका भी दिया हुआ है कि सीनियर लोग जूनियर की मदद क्यों करते हैं, क्योंकि सीनियरों में जो आत्मसम्मान है, सीनियरों ने अधिक उपलब्धि पा रखी है कि 1 साल वो आगे हैं, 2 साल वो आगे हैं, उसको वो छोटों को सिखा रहे हैं कि अब तुम्हें भी अगली साल यही सब सिखाना है। इसीलिए उचित आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसमें आंसर क्या होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। देखो, अधिगम के स्थानांतरण को ऐसे समझाता जाता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होता है कि जब आपने कक्षा 2 में जो सीखा हो वो कक्षा 3 में आपके काम आ रहा है, तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होता है। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण उसको कहा जाता है जब आपने कक्षा 2 में जो सीखा हो कक्षा 3 में वो आपको कंफ्यूज और कर दे कि अरे यार, पिछली क्लास में तो हमने ये पढ़ा था, इस क्लास में हमने ये पढ़ रहे हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा, ठीक है। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण वो होता है जब आप एक ही साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कक्षा 2 में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों कक्षा 2 में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी और गणित पढ़ रहे हैं, उन दोनों का आपस में संबंध इतना नहीं होगा, तो उसे अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहा जाएगा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण ही होता है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। आइए अब अगला पढ़ते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से कौन सी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है या भावात्मक व्यवहार है? तो सही आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। क्यों होगा? मनोगतिक का अर्थ होता है कि जो आप मन में सोच रहे हैं उसको आप कर पा रहे हैं या नहीं। ये ब्रॉड परिभाषा है। असली परिभाषा ऐसी है कि तुमको जब बाथरूम लगती है तो तुम अपने आप दौड़ के जाते हो ना, उसे मनोगतिक कहते हैं। हालांकि बाथरूम लगना भी शारीरिक प्रक्रिया है, पर उससे मन में जो कुंठा उत्पन्न होगी, मन में जो अनकंफर्टेबल आप होंगे, उसको भी समझ सकते हो। अगर और अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझ लो, तुमको आज कहीं जाना है, तो कहीं जाने के लिए जो तुम प्रक्रिया करने वाले हो, पैकिंग वैकिंग, उसमें जो हाथ पैरों का यूज होना है, उससे भी समझ सकते हो कि वो मनोगतिक में ही आएगा। मन और शरीर की गति को मिला के जो प्रक्रिया होती है वो मनोगतिक होती है। भावात्मक व्यवहार पूर्णतः भावात्मक होता है, रोना, हंसना, गाना, खेलना टाइप। मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है, अब इसमें संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक में बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो, मनोवैज्ञानिक में मन के विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, मतलब मन के विज्ञान से संबंधित टॉपिक आएगा। उसका अर्थ कैसे बनेगा? देखो, मनोविज्ञान, आपने बाल मनोविज्ञान जैसे आप पढ़ते होंगे, उसमें क्या बताया जाता है? मनोविज्ञान का यूज आप स्वयं को समझने के लिए कम करते हैं,
समाज को समझने के लिए ज़्यादा करते हैं कि बच्चा किसी से कैसे सीख रहा है, बच्चे को इस इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है। संज्ञानात्मक पूर्ण रूप से हमारे लिए होता है, और हमारे लिए जो होता है चिंतन उसी के अंतर्गत आता है। हम सोच दूसरों के बारे में सकते हैं, पर सोचने की प्रक्रिया तो हम ही करेंगे ना, इसीलिए संज्ञानात्मक विधि चिंतन के अंदर ही आएगी। चिंतन और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत थोड़ा बहुत आ सकते हैं, लेकिन केवल मनोसंज्ञानात्मक ऑप्शन में दिया हुआ है तो चिंतन उसी के अंतर्गत आएगा, नहीं दिया होता तो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आ जाता। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं? एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में। तो बाल केंद्रित शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम अपने मन से इसको समावेशी नहीं मानेंगे, हम अपने मन से इसको प्रगतिशील नहीं मानेंगे, ना ना ना। अगर केवल बाल केंद्रित शिक्षा हो तो कैसे बच्चे सीखेंगे? तो बी तो गलत हो गया, ठीक है। जब बाल केंद्रित, समावेशी और प्रगतिशील तीनों होती हैं तब बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। तो ये भी बाल केंद्रित, केवल बाल केंद्रित में आंसर सी आएगा, वैयक्तिक रूप से, जब बच्चों पे पूरी तरह से केंद्रित होंगे आप। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। आंसर होगा स्कीमा। संशोधन की प्रक्रिया को स्कीमा कहा जाएगा। संशोधन के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं आती हैं वो होती हैं समायोजन, समावेशन और प्रत्यक्षण, ठीक है। पहले से सीख के आगे चीज को बदलना, उसको नई चीज के अनुसार पुरानी चीज में परिवर्तन लाना, ये सब संशोधन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं, समावेशन और समायोजन। संशोधन की प्रक्रिया को स्कीमा ही कहा जाएगा, जिसे हम नई स्कीमा बनाना या पुरानी स्कीमा बदलना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय वस्तु से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? पुनर्वलन को, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को, वैयक्तिक विभिन्नताओं को, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा? पुनर्वलन होता है जब आप रिवीजन करते हैं, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन का इससे संबंध नहीं है ना। एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ना है, तो वैयक्तिक विभिन्नताओं से भी इससे कोई संबंध नहीं है। विषय क्षेत्र में विभिन्नताएं हैं, ना कि बच्चों में, तो वैयक्तिक विभिन्नताएं गई। शिक्षार्थी स्वायत्तता का भी इससे कोई संबंध नहीं। ज्ञान के सह संबंध में ही तो ये लिखा हुआ है ना कि सह संबंध का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों में संबंध बनाना। तो क्वेश्चन में भी यही है कि एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ोगे कैसे। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। आंसर आएगा अपसारी चिंतन। क्यों? मॉडलिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई पैटर्न दिया हो तो उस हिसाब से तुम एक सूत्र बनाओ, तुम एक पैटर्न की जो नियम है उसको लिखो और उस मॉडल को यूज करके एक अनएक्सपेक्टेड चीज, कोई नई चीज को समझने की कोशिश करो। अनुकरण तो अनुकरण होता है, दूसरों का अनुकरण करना। अभिसारी चिंतन होता है जब आप किसी चीज को केंद्र में रख के उसी के बारे में सोच रहे हो। अपसारी का अर्थ होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोच रहे हो। अभिसारी का जस्ट अपोजिट। सृजनात्मकता जो है रचनात्मकता टाइप होती है, हमें ओपन एंडेड क्रिएटिविटी से संबंधित होती है सृजनात्मकता, इसीलिए इसमें अपसारी चिंतन, बहुविधि चिंतन, विभिन्न दिशाओं में चिंतन को ही सही आंसर मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस चीज से प्रेरित है? वैयक्तिक रूप से प्रेरित है, आनुभविक रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, या बाह्य रूप से प्रेरित है? सही आंसर होगा आंतरिक। देखो,
वैयक्तिक रूप से प्रेरणा कुछ नहीं होती है, अनुभाविक रूप से प्रेरणा होती है। जब अनुभव से प्रेरित हो, तुमको कोई 4 बार तमाचा मारे तो 5वीं बार तुम्हें उसको रोकने के लिए क्या करना है, वो अनुभविक प्रेरणा हो जाएगी। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब कोई दूसरा तुम्हें मोटिवेट करता है। जैसे मैं तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे मोटिवेट करता रहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आंतरिक रूप से प्रेरणा आपको इस क्वेश्चन में पढ़ने के पता चलेगा कि कोई बाह्य रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी और ने उससे कहा है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसे ही उत्तीर्ण होना है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में? तो आंसर क्या आएगा? गतिक क्षेत्र में। करना है तो गति से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक सोचना है, संज्ञानात्मक सोचना है, भावात्मक महसूस करना है। तो ऑब्वियसली आंसर गतिक क्षेत्र ही होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किस लिए कराए जाते हैं? विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग बताने के लिए, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए? तो ऑब्वियसली सी तो गलत है, डी तो गलत है। केवल ये छोटी सोच होगी ना कि केवल विद्यालय का नाम बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं या बच्चों को, माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, छोटी सोचें हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थी प्रशिक्षित करना, करेक्ट। संगीत नृत्य प्रस्तुतियाँ कराएं जिससे बच्चे का डांसर बनने का मन कर जाए, मान लो। विद्यालय पत्रिका निकाय, उससे जर्नलिस्ट बनने का मन कर सकता है। परंतु सभी व्यवसायों के लिए तो बच्चे इन चीज़ों से प्रदर्शित नहीं हो पाएंगे ना। इन 3 से तुम जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी नौकरियां हैं, सबके लिए तो तैयार कर नहीं सकते। तो ये भी ऑब्वियसली पूरा सही तो होगा नहीं। सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध हो रहा है क्या? बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका कला में मिल रहा है, पत्रिका में वो अपने मन की बातें लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है अपने बच्चों को, जैसे कि समूह चर्चा कराती है, समूह परियोजनाएं करवाती है, भूमिका निर्वाह करवाती है। ये सब सीखने के किस आयाम को बताता है? समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्यों? देखो, अब तुम कह सकते हो कि समूह चर्चा, इनसे मनोरंजन भी होता है, परंतु इनसे मनोरंजन पाना आपका मेन उद्देश्य नहीं है। दूसरों से बात करना सिखाना मेन उद्देश्य है, इसीलिए मनोरंजन आंसर नहीं होगा। भाषा निर्देशित अधिगम, नहीं, भाषा निर्देशित अधिगम के लिए ये नहीं करवाए जाते हैं। भाषा निर्देशित के लिए तो व्याकरण भी सिखाना जरूरी होता है। प्रतियोगिता आधारित अधिगम, नहीं। समूह चर्चा में प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं है। डिबेट नहीं, डिस्कशन की बात हो रही है। समूह चर्चा, डिस्कशन में प्रतियोगिता नहीं होती, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? कक्षा में सीखने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है? तो जो नेगेटिव वर्ड है उन्हें तो हटा ही दो। बाधा उत्पन्न करना हटाओ, तनाव बढ़ाना हटाओ। अब बचे 2 वर्ड। इन दोनों में जो सहानुभूति विकसित कराना है वो भी एक तरह से तो नेगेटिव ही है ना, कि बाकी बच्चे उस दृष्टिबाधित, उस अंधे बच्चे पे दया दिखाते फिरेंगे। ये भी नहीं, क्योंकि अगर तो सब तुम पर दया दिखा रहे हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इसका आंसर बी होगा। समावेशी शिक्षा में यही कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और ये करना ही समावेशी कहा जाता है। अगला, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वो शिक्षक को आराम देते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। देखो, शिक्षक को आराम देना तो उद्देश्य होगा ही नहीं। मैंने कल भी यही बताया था, शिक्षक तुम्हारी नज़र में क्या कहते हैं, सेवक या भक्त है, और
बच्चा भगवान अल्लाह जो तुमको अर्थ लगाना हो वो है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, हमें उसकी सेवा करनी है। एक तरह से दिमाग में ऐसे रख लेना, बहुत आराम रहेगा। आकलन को सुगम बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कहाँ से हो सकता है, तो ये भी गलत है। आंसर तो सही डी है इसका। वैविध्य उपलब्ध कराना, केवल वैविधता उपलब्ध कराने के लिए तुम इनका यूज नहीं करोगे। शारीरिक गतिविधियाँ हैं, दृश्य सभ्य सामग्रियाँ हैं जिससे उनकी सभी इंद्रियाँ एक्टिव रहेंगी, जिससे वो अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये तो फैक्ट है सीधा, नैतिक यथार्थवाद इसका आंसर है। ये आपको कोलबर्ग में मैंने पढ़ाया हुआ है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक? तो वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है और बात नहीं मान रहा है, तो उसको भावात्मक में ज़्यादा जरूरी है। चिंतन कौशल का इससे कोई संबंध नहीं है, मनोगत्यात्मक का इससे कोई संबंध नहीं है, संज्ञानात्मक का इससे कोई संबंध नहीं है। उसे पता है मानदंड क्या है, वो मान नहीं रहा क्योंकि वो मानना नहीं चाहता, तो उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं समझ खेल में आ रही हैं उसकी। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस चीज़ में सहायता करती है? दुश्चिंता, मूल द्वंद्व, सामाजिकरण या आक्रात्मकता? तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड हटाओ, नेगेटिव वर्ड हटाओ, नेगेटिव वर्ड हटाओ, समाजीकरण सही हो गया आंसर। या तो ऐसे कर लो, या क्वेश्चन भी कॉमन सेंस ही लगाओ ना, सामूहिक गतिविधियां हैं तो उससे समाज ही सीखेगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की ओर संकेत करती है जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी जाए, केवल बालिका शिक्षा दी जाए, सभी निर्योग बच्चों को शामिल करें, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करें। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, विशेष बच्चों को विशेष विद्यालयों में पढ़ाओगे तो वो समावेशी कहाँ से हुआ, वो तो बांटना हो गया, तो ये गलत हो गया। केवल बालिका शिक्षा, तो ये भी गलत है, समावेशी का केवल बच्चों, बालिका और पुरुष से संबंध नहीं है। सभी निर्योग बच्चों को शामिल करना हो सकता है जो उनकी बौद्धिक, ये अच्छे से समझाया हुआ है कि देखो भाई विभिन्न प्रकार के जो योग्यताएं हैं उनको ध्यान में नहीं रखना है, बगैर सभी बच्चों को शामिल करना है, तो ये इसको कायदे से बताया गया, तो इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। ऑब्वियसली इसका आंसर भी ए है, आंखों का रंग। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करते हैं? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। इसका आंसर है डी। पहला तो ऑब्वियसली नहीं है, समूह की ओर कहाँ से बता रहे हैं, उस समूह का त्रुटियों से कोई संबंध नहीं है। भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस बनाओगे तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे पढ़ाने में। ज्ञान की सीमा भी त्रुटियों से पता चल सकती है और आवश्यकात्मक उपचारात्मक युक्तियाँ भी। तो इन दोनों में शिक्षक तो यही कर पाएगा ना, डी। उसे ज्ञान की सीमा पता चली बच्चे की और उसके अनुसार उसने उपचारात्मक युक्तियाँ अपनाई ताकि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सके, तो आंसर इसका होगा डी। उपचारात्मक युक्तियाँ मतलब होता है कि जो तुम्हें नहीं आ रहा है, अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं किस और तरीके से तुम्हें समझाऊँ। उपचारात्मक मतलब क्या होता है? बीमारी हुई, बीमारी का उपचार दवा देकर किया जाता है। उपचार मतलब इलाज, जो डॉक्टर करता है। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, लीना लेती है टाइम, तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो ऑब्वियसली इसका आंसर वैयक्तिक भिन्नता है। एक जल्दी सीख रही है, एक कम नहीं, एक आराम से सीख रही है, तो दोनों में जो अंतर है वो वैयक्तिक भिन्नता से ही समझ में आएगा। अंतर संबंध से इसका कोई संबंध नहीं है, निरंतरता से भी इसका कोई संबंध नहीं और सामान्य से विशिष्ट से भी इसका कोई संबंध नहीं है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो 3 वातावरणीय कारक होंगे और 1 वातावरणीय कारक नहीं होगा। ऑप्शन ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणात्मकता, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। तो वातावरणीय कारक कौन नहीं? शारीरिक गठन। उसको तुम आनुवांशिक कारक बोल सकते हो। संस्कृति वातावरण से आती है, शिक्षा वातावरण से मिलती है, पौष्टिकता यानी खाना वातावरण से मिलता है। अगला क्वेश्चन, श्रवण ह्रास, सुनने में जो समस्या आती है उससे ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे ज्यादा कौन सी कठिनाई, कौन सी कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ऑप्शन बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, ऑप्शन सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। ऑब्वियसली इसका आंसर ए है। परीक्षा देने में जिसके कान खराब है उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना पेपर पढ़ेगा और लिखना शुरू कर देगा। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में सुनने से दिक्कत आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है, पढ़ने में आपको कान का उतना यूज नहीं करना है। खेल कूद में भागीदारी निभाने में हाँ दिक्कत आ सकती है, पर अगर खेल ही ऐसे हो जिनमें दिक्कत ना आनी हो, जैसे कि चेस, शतरंज खेल रहे हो, उसमें तो सुनने की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सभी प्रकार के खेल कूद इसमें नहीं आ पाएंगे, इसीलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसको सुन नहीं पाएगा तो दूसरों से बात भी नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या है? सुनना, पढ़ना, बोलना, बोलने और सुनना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो पढ़ना होता है। ढंग से दिखाई देता नहीं है इसीलिए वो पढ़ नहीं पाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा ली जाएगी, जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, या फिर जब उन्हें अलग कर दिया जाएगा, या जब वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली एनसीएफ और एनईपी में कहा गया है कि कोचिंग कम से कम पढ़ाओ। समावेशी शिक्षा में कहा गया है कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, उन्हें अलग अलग मत करवाओ। रचनात्मक आकलन में यह कहा गया है कि बार बार परीक्षा मत करवाओ। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे तभी वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज से बचेगी? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या लैंगिक संवेदनशीलता से? तो जो नेगेटिव वर्ड हो वही आंसर होगा, क्योंकि उसी से बचना है हमें। तो उत्तरदायित्व होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बस पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पहले से मत मान के चलो कि ये लड़का है तो ये यही कर पाएगा, ये लड़की है तो ये यही कर पाएगी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सी आंसर है, ये रटना ही है आपको, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। इस तरह से आपके ये देखो 30 क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे और वीडियो आते रहेंगे, जुड़े रहिए। जो डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, टेलीग्राम के ग्रुप में, या मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे यूट्यूब कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।